मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं कर अपवंचना या कर चोरी के बारे में। कैसे लोग कर को चोरी करते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कर अपवंचना या कर चोरी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कर चोरी से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। या कर अपवंचना, कर चोरी सीधे सीधे नहीं पूछा जाता, कर अपवंचना पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, कई लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते, बल्कि जितना कमाते हैं उसकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं। छुपाकर रखी हुई इस आय को काला धन कहा जाता है। कई कारखानों के मालिक, अमीर, जमींदार, व्यापारी जितना कमाते हैं उससे बहुत कम दिखाते हैं। जिन लोगों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है उनकी आय की गणना आसानी से की जा सकती है। उनकी आय पर कर जहां से वे वेतन प्राप्त करते हैं वहां से ही सीधे काट लिया जाता है। इसलिए वेतन पर कर की चोरी करना काफी मुश्किल हो जाता है। आयकर में तो जो है कर चोरी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर चोरी कहाँ किया जाता है, वो आपका जो है जो वस्तुओं पर जो निर्माण करते हैं ना, उस पर। आइए आगे देखते हैं। उनकी आय की गणना आसानी से की जा सकती है। उनकी आय पर कर जहां से वे वेतन प्राप्त करते हैं वहां से ही सीधे काट लिया जाता है। इसलिए वेतन पर कर की चोरी करना काफी मुश्किल होता है। इन लोगों की आय के और भी अन्य स्रोत हो सकते हैं। चूंकि कृषि से अर्जित आय पर कर नहीं लिया जाता है, इसलिए इनमें कई लोग दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय को कृषि से अर्जित आय बता देते हैं और आसानी से कर की चोरी कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार कर की चोरी करने वाले लोग कई तरह के होते हैं, जो अपने पास काला धन एकत्रित करके रखे रहते हैं। ठीक है, रखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा समय समय पर कर चोरी करने वाले लोगों को ठिकानों पर छापे भी मारे जाते हैं। विभाग कर चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सकें। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें संग्रहित करने के स्थल अपेक्षाकृत कम होते हैं, जैसे उत्पाद शुल्क कारखानों से, सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों व बंदरगाहों से, और बिक्री कर व्यापारियों से वसूल किया जाता है। बिक्री कर में भी कर की चोरी की जाती है। जैसे कई व्यापारी समुचित बिल जारी नहीं करके अपने आधिकारिक बही खातों में बिक्री को बहुत कम दिखा देते हैं। वैट का मकसद ही वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले इस कर चोरी को कम करता है। वैट टैक्स जो लगता है, अब पहले वैट टैक्स के बारे में देखे थे ना। अब आइए देखते हैं कर और व्यय। कर और व्यय अंतर्राष्ट्रीय तुलना। कर और व्यय का अंतर्राष्ट्रीय तुलना, यानी कर पर मिलने वाली छूट और कर चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य कई देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कम है। नीचे दी गई तालिका में भारत सरकार द्वारा संग्रहित की गई कर और खर्च की कुल राशि की तुलना अन्य देशों के साथ की गई है। आइए देखते हैं वो कैसे हैं। हमारे भारतवासी लोग बहुत चोर भी हैं क्या? बहुत ज़्यादा कर चोरी करते होंगे। ठीक है, अब अपना फायदा कमाने के लिए कर चोरी तो करेंगे ही। देखिए, कर संग्रहण और कुल खर्च जीडीपी में प्रतिशत में है। देश के नाम, कुल संग्रहण, कुल खर्च, मानव पूंजी खर्च। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला चीन का आपने देखा कि चीन 19%
4% कुल कर संग्रहण करता है और खर्च करता है 29.7, यानी मानव पूंजी पर खर्च यानी 7.2%। ठीक है। भारत 16% क्या करता है, 16.6% कर का संग्रहण करता है, कर इकट्ठा करता है, टैक्स लेता है और 26.6% खर्च करता है। कहने का मतलब इसका इनकम 16 है और व्यय 26 है। कुल मिलाकर के 5.1% पर क्या किया, मानव पूंजी पर खर्च करता है ये, है ना। ब्राजील 35.6 और 40 का खर्च करता है, 11 मानव पूंजी पर करता है। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग देशों का है। थोड़ा सा हम लोग अब और देख लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका का क्या हाल चाल है। अमेरिका देखिए, कर संग्रहण 35 करता है, कितना, यानी 25 करता है और खर्च 35 करता है और मानव संग्रहण के लिए 13। ठीक है। इस प्रकार जो है ये कर वसूलते हैं, वो आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ आगे चलता हूँ। ठीक है। इस तालिका से पता चलता है कि भारत में कर संग्रहण जीडीपी प्रतिशत में अन्य देशों की तुलना में कम है। इसलिए पीछे तर्क दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की कर देने की क्षमता काफी कम है। लेकिन यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है। कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पड़ता है। जब कर का संग्रहण कम होता तब राजस्व में भी कमी आती। इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए धनराशि भी कम हो जाती है। उदाहरण यानी ऊपर दी गई टेबल का कॉलम 3 कुल खर्च और कॉलम 4 में मानव पूंजी पर होने वाला खर्च को दर्शाया जाता है। मानव पूंजी पर होने वाला खर्च में सार्वजनिक व्यवस्था जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा पर होने वाला खर्च शामिल किया जाता है उसमें। ठीक है, ये होता है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या, हाँ ये छूट गया। शामिल रहता है, यहाँ पे रहता है, आगे है शामिल रहता है। हम सभी यानी हम पूर्व पृष्ठ की तालिका को देखकर कह सकते हैं कि मानव पूंजी पर होने वाला खर्च भी सीधे कुल कर संग्रहण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी पर कम खर्च होने का सीधा प्रभाव मानव विकास के प्रदर्शन पर पड़ता है। अब मान लीजिए स्वास्थ्य सुविधा पर आप कम खर्च करेंगे, व्यवस्था ठीक ठाक नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग बीमार पड़ेंगे, जल्दी सरकारी हॉस्पिटल में ठीक होंगे नहीं। ठीक है। आइए देखें, सरकार देश के विकास के लिए खर्च कर सके, इसके लिए कर जरूरी है। सरकार आम लोगों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करवाने, लोगों को उनकी आजीविका दिलवाने, देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने आदि कार्य करती है। सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है, जिसमें वर्ष भर में होने वाले खर्च और उस पर खर्च के लिए राजस्व की व्यय का लेखा जोखा होता है, उसे हम सरकारी बजट कहते हैं। राजस्व कई प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और इस प्रकार यानी इस तरह लगभग हर व्यक्ति परोक्ष रूप से यानी हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर देता है। प्रत्यक्ष कर निजी तौर पर दिया जाता है, व्यक्ति अपनी आय पर और कंपनियां अपने लाभ पर प्रत्यक्ष कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्यक्ष कर लिया जाता है ना। आगे आइए देखते हैं, आगे आपका है, यद्यपि प्रत्यक्ष कर अधिक न्याय संगत होते हैं, लेकिन सरकार के कुल राजस्व संग्रहण में इसका हिस्सा लगभग 36% ही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों से होने वाले कर संग्रहण को करों की चोरी प्रभावित करता है। अगर कर चोरी की समस्या को कम किया जा सके तो सरकार आम लोगों के हित में और भी बेहतर तरीके से काम कर सकती है, अगर कर चोरी लोग नहीं करेगा तो। ठीक है,
आइए आगे जानते हैं, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर देख लिया जाए। देखिए फिर क्वेश्चन आंसर है, देखिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है कितने दिन का? 100 दिन का मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है। अगला, सरकार की राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? कर। ठीक है, आप जान गए होंगे। उसके बाद है, सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, उसको क्या कहते हैं? बजट। केंद्रीय बजट पारित किया जाता है किसके द्वारा? संसद में। केंद्रीय बजट कहाँ पारित होता है? संसद में। प्रत्यक्ष कर है इसमें से, देखिए प्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, सेवा कर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर दो ही हैं, एक है इनकम और दूसरा है कारपोरेट टैक्स। ठीक है, बाकी ये मनोरंजन, ये सब सेवा वाले जितने कर हैं ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है। अगला, सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण नहीं हैं। सार्वजनिक सुविधाओं की उदाहरण नहीं है तो कार नहीं है। सरकार कार देती है सबको? नहीं देती है। सड़क, बिजली और रेल, ये सब सरकारी जो है सुविधाओं का उदाहरण है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। इसमें से क्वेश्चन दे देता हूँ और इस क्वेश्चन को आप हल करिएगा। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आयात कर और निर्यात कर में अंतर लिखिए। उसके बाद वैट किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है। बस ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और यही बस इम्पोर्टेंट नहीं है, हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले अध्याय में फिर से बात करेंगे।